Hello everyone and welcome again to Pathfinder. In this lecture, we'll be covering this agriculture part of Indian economy. ये स्टैटिक पोर्शन का जो हमारा कवरेज है उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं. इन टुडेज लेक्चर विल टॉक अबाउट द इरिगेशन को लेके जो भी चीज़ें हैं, फर्टिलाइजर्स पे एग्रीकल्चर क्रेडिट और एक्सटेंशन सर्विसेज क्या होती हैं, इन सबको एक बार कवर करेंगे. और इसके बाद एक एग्रीकल्चर का ही रिलेटेड है, एनिमल रियरिंग, उसको ऐड करेंगे इन द 39th लेक्चर. तो इसी के साथ हमारा जो एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा. काफ़ी लेंदी टॉपिक एग्रीकल्चर का रहता है इंडियन इकोनॉमी में, स्पेशली अगर देखा जाए तो मेंस के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट. सो लेट्स बिगिन द क्लास. दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी. माय नेम इज राहुल भरद्वाज. सेशन का जो PDF है वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे प्राप्त हो जाएगा. इसके अलावा और भी जो फ्री सेशंस हैं उनके लिंक आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे. अनअकैडमी पे फ्री स्पेशल क्लासेस के लिए इस लिंक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको फ्री स्पेशल क्लास प्राप्त होती हैं. अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हो फॉर योर 1 पॉइंट सॉल्यूशन रिगार्डिंग योर UPSC प्रिपरेशन, जहाँ पे आपको पूरी प्रिपरेशन एक ही जगह पे मिल जाती है. चाहे वो अनलिमिटेड एक्सेस हो क्लासेस का, चाहे वो आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज हो, या फिर कंप्लीट स्टडी मटेरियल हो, डाउट सॉल्विंग सेशंस हो. ये भी नया बैच अभी 2 दिसंबर से ही स्टार्ट हुआ है. यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस बैच कोर्स. सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. यू कैन यूज़ द कोड RBLive टू गेट मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट. इरिगेशन पे चर्चा करते हैं. देखिए, प्लानिंग कमीशन की तरफ से इरिगेशन जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको मेजर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया. बेसिक्स इसका क्या था, किस आधार पे इन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया कि कितना जो है ये कल्टीवेबल कमांड एरिया जो है इनका होगा. कहने का मतलब है कि कोई भी जो इरिगेशन स्कीम है, प्रोजेक्ट है, वो कितने एरिया को यहाँ पे इरिगेशन प्रोवाइड करा सकता है. जो फिजिकल लैंड है, कितने एरिया को वो सिंचाई कर सकता है या उसमें सक्षम है. तो मेजर इरिगेशन स्कीम होगी जहाँ पे 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा का कल्टीवेबल कमांड एरिया होगा. फिर मीडियम इरिगेशन स्कीम है जहाँ पे 2 से 10,000 हेक्टेयर के बीच के अंदर कल्टीवेबल कमांड एरिया रहेगा. थर्ड हम देखें तो माइनर इरिगेशन स्कीम्स हैं जिसमें 2,000 हेक्टेयर से कम का कल्टीवेबल कमांड एरिया हमें मिलता है. अब यहाँ पे हम देखें तो इंडिया के अंदर इरिगेशन को कितना यूज़ किया जा रहा है. तो जितना भी नेट सॉन एरिया है इंडिया के अंदर, जो भी सॉन एरिया है, उसका आप देखोगे लगभग 50% आज भी जो है रेन फीड है. रेन फीड एरिया क्या होता है? रेन फीड एरिया का मतलब है ये पूरी तरह से बरसात पे जो है कृषि निर्भर यहाँ पे रहेगी. बारिश का जो पानी है उसके ऊपर कृषि यहाँ पे निर्भर है. यहाँ पे इरिगेशन जो है उसकी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं. तो ये हो गया रेन फीड एरिया. तो हम देखेंगे आज भी लगभग 50% रेन फीड एरिया है. और देखिए, प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम इसको बिल्कुल ज़ीरो ही कर दें, क्योंकि हर जगह पे इस तरह से इरिगेशन फैसिलिटीज़ वो नहीं रहेंगी. लेकिन हाँ, कुछ इम्प्रूवमेंट हम यहाँ पे ज़रूर कर सकते हैं. उनकी चर्चा आगे रहेगी. जहाँ तक हम बात करें इरिगेशन सोर्सेज का, तो 40% जो है रिलेटेड टू द कैनाल सिस्टम, जो नहरों के माध्यम से जो सिंचाई हो रही है उसमें 40% है. बाकी आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जो इरिगेशन सिंचाई है उसमें ग्राउंड वाटर का, भूजल जो है उसका यूज़ किया जा रहा है. ग्राउंड वाटर का यूज़ काफ़ी ज़्यादा है. सबसे बड़ा यहाँ पे चैलेंज 2 हमें देखने को मिल रहे हैं. एक तो है इसका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे बहुत अच्छी सिंचाई की व्यवस्था है. स्पेशली हम देखेंगे पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे कैनाल नेटवर्क, वेस्टर्न यूपी, यहाँ पे कैनाल नेटवर्क बहुत अच्छा है और कैनाल से सिंचाई की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है. बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जहाँ पे बिल्कुल इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है. इन सम पार्ट ऑफ द राजस्थान, या फिर हम महाराष्ट्र की बात करें, विदर्भ वाला जो एरिया है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज अभी भी है कि ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इरिगेशन फैसिलिटीज़ का, इनको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं. फिर सेकंड बात आती है इरिगेशन पोटेंशियल जो हमने क्रिएट किया है. इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएटेड, इतना इरिगेशन पोटेंशियल हमने क्रिएट किया है, और जो इरिगेशन पोटेंशियल है उसको यूज़ कितना कर रहे हैं, इरिगेशन पोटेंशियल का यूज़ कितना है. तो इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएटेड और ये जो यूज़ है, इसके अंदर हमें गैप काफ़ी देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमने इरिगेशन पोटेंशियल तो क्रिएट किया हुआ है लेकिन उसका यूज़ इतना अच्छे से नहीं हो पा रहा है. और डिक्लाइन यहाँ पे क्यों हो रहा है इसके यूज और पोटेंशियल जो क्रिएट किया गया है, उसके अंदर रीजंस हैं कि एक तो प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है, ऑपरेशन या जो मेंटेनेंस है उसमें दिक्कत है, और इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है. अगर खेत तक पानी जाने की पूरी व्यवस्था, पूरी प्रणाली विकसित नहीं की गई है, या फिर ऑन फार्म जो डेवलपमेंट होने थे सिंचाई की व्यवस्था को लेके, वो चीज़ें नहीं की गई हैं, तो फिर दिक्कत है. आप देखेंगे नॉन कंप्लीशन ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट, चेंजेस इन द क्रॉपिंग पैटर्न, डाइवर्जन ऑफ इरिगेटेड लैंड फॉर अदर पर्पसेस. तो ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से इरिगेशन पोटेंशियल जो यूज़ है
जितना हम यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी कम हमें देखने को मिलता है इन कंपैरिजन टू द क्रिएटेड। तो यहीं पे हम इम्प्रूवमेंट करके इसका सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। काफ़ी इनोवेटिव अप्रोच अभी यहाँ पे चल रही है, जिसके अंदर जो है वाटर मैनेजमेंट एसोसिएशंस बनाई जा रही हैं। उसका क्या मतलब हो गया कि जो कम्युनिटी है ना, वही उसको मैनेज करेगी, वही मेंटेन करेगी, क्योंकि सिंचाई से पानी वहीं उस गांव के लोग ले रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर स्ट्रेच को आपने सेलेक्ट कर लिया कि इसकी जिम्मेदारी आप पे है, आपको पूरा सहयोग दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, पीपल्स पार्टिसिपेशन हो गया, लोगों का यहाँ पे योगदान हो गया, जन भागीदारी हो गई कि यहाँ पे कोई भी दिक्कत आती है, इस नहर के इस हिस्से में कोई टूट गया है, पानी बह रहा है, या कहीं पे डीसिल्टिंग करने की ज़रूरत आ रही है, किसी भी तरह की मेंटेनेंस है, तो लोग यहाँ पे एक्टिव होंगे क्योंकि वही उससे फ़ायदा पा रहे हैं और यहाँ पे कोई दिक्कत है तो उनको इस तरह से जिम्मेदारी दी गई है। तो ये वाटर मैनेजमेंट एसोसिएशन का ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, जिसको आप लिख सकते हैं। काफ़ी आर्टिकल्स इस पे कुरुक्षेत्र मैगजीन वगैरह में रहे हैं। और फंडिंग का यूज़ यहाँ पे करने की ज़रूरत है ताकि हम मेंटेनेंस ये सब कर सकें, है ना, कम्युनिटी असेट की डीसिल्टिंग कर सकें, रिपेयर ऑफ द टैंक्स एंड अदर वाटर बॉडीज़। तो ये सारे सॉल्यूशन हमें करने की ज़रूरत है। वाटर की अगर हम देखें या फिर हम ओवरऑल इरिगेशन एफिशिएंसी को देखें तो इसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है। इरिगेशन एफिशिएंसी हम बढ़ा सकते हैं ताकि अब हम देखें कि कम पानी के अंदर ज़्यादा फसल हमें प्राप्त हो रही है। तो एडिशनल एरिया कैन बी इरिगेटेड। इरिगेशन एफिशिएंसी में क्या होगा, सेम जो हमारे पास वाटर लेवल है ना, मान लीजिए वाटर लेटस से कि 1000 लीटर ऑफ वाटर है, तो इससे पहले कितने एरिया में सिंचाई हो रही थी, अब क्या उतने ही वाटर के अंदर ज़्यादा एरिया में हम सिंचाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल की जा सकती है अगर आप कुछ इनोवेटिव मेथड्स यूज़ करते हैं। जैसे हम पूरा जो कन्वेंशनल इरिगेशन मेथड है उसकी जगह अगर हम ड्रिप इरिगेशन या बूंद बूंद सिंचाई है या स्प्रिंकलर इरिगेशन है, इन मेथड्स को यूज़ करते हैं तो हम वाटर यूज़ की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। और डेफिनेटली कम पानी की यहाँ पे ज़रूरत होगी, कम पानी में ज़्यादा फसल यहाँ पे हमें प्राप्त हो सकती है, पावर कंजम्पशन कम चलेगा। तो इन सब चीज़ों के माध्यम से हम इरिगेशन एफिशिएंसी या वाटर यूज़ एफिशिएंसी तो बढ़ा ही सकते हैं। फार्मर की इनकम भी यहाँ पे अच्छी हो सकती है और डेफिनेटली एनवायरनमेंट पे तो पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा ही। वाटर प्रोडक्टिविटी इंडिया के अंदर काफ़ी कम है। अगर हम बात करें कि कितने वाटर के अंदर यील्ड कितनी आ रही है, पर क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर पे कितना यील्ड वो दे रहा है, तो वाटर प्रोडक्टिविटी इंडिया में काफ़ी कम है और ये एस्टिमेटेड है लगभग 38%। तो इसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं, उसमें कुछ सॉल्यूशंस की चर्चा है। हम यहाँ पे वाटर रिसाइकलिंग करें, वाटर हार्वेस्टिंग करें, बारिश के समय पे जो पानी आ रहा है उसको फार्म के अंदर एक पॉन्ड बना के, है ना, वहाँ पे इकट्ठा किया जा सकता है। भूजल स्तर, ग्राउंड वाटर लेवल भी बढ़ेगा और उस वाटर जो है उसको आप यूज़ कर सकते हैं जब वाटर स्कार्सिटी रहेगी समर्स में। तो एफिशिएंट ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ये बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप इरिगेशन पोटेंशियल जो भी क्रिएट किया गया है उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। माइक्रो इरिगेशन जिसकी अभी हमने चर्चा की, ड्रिप इरिगेशन है, बूंद बूंद सिंचाई, इन सब का यूज़ कर सकते हैं। वेस्ट वाटर को यूज़ करना, रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज़ के माध्यम से हम वाटर प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। तो इरिगेशन के ऊपर ये कुछ चर्चाएँ हैं। सरकार की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो गवर्नमेंट यहाँ पे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव चला रही है 2015-16 से। और इसी के कुछ कंपोनेंट है, अगर आप देखोगे जैसे पर ड्रॉप मोर क्रॉप कंपोनेंट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का। तो ये पर ड्रॉप मोर क्रॉप क्या बता रहा है हमें, ये जो वाटर यूज़ एफिशिएंसी है इसको, मतलब उतने ही पानी में, पहले मान लीजिए कि आपको ज़्यादा पानी यूज़ कर रहे थे और उतना ही लेवल ऑफ प्रोडक्शन हो रहा था, अब आप कम पानी में वो सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन पा सकते हैं। वाटर यूज़ एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए भी कंपोनेंट कृषि सिंचाई योजना में है। इरिगेशन फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करना ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक, वो कंपोनेंट इसमें है। माइक्रो इरिगेशन को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि हमने देखा माइक्रो इरिगेशन से फ़ायदा होता है, कम पानी में आपको वही प्रोडक्शन या ज़्यादा प्रोडक्शन मिल रहा है, पानी की बचत हो रही है, वाटर यूज़ एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो रही है, एनवायरमेंटल बेनिफिट है। तो माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देने के लिए एक फ़ंड यहाँ पे क्रिएट किया गया नबार्ड की तरफ से। ये जो नबार्ड है एक तरह का एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, शीर्ष संस्था है जो कि एग्रीकल्चर या रूरल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग पैसा यहाँ प्रोवाइड कराती है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये बैंकों को पैसा देगी, ये डायरेक्ट फार्मर्स को नहीं दे रही है। ये एक तरह की रीफाइनेंस एजेंसी है जो बैंकों को पैसा देगी और फिर बैंकों के माध्यम से जो भी इंटेंडेड बेनिफिशियरी हैं या उस पर्टिकुलर सेक्टर में पैसा भेजा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इरिगेशन की यहाँ पे चर्चा हुई। फर्टिलाइजर्स पे आते हैं, और फर्टिलाइजर पे वैसे देखेंगे तो करंट एस्पेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पे भी। लेकिन एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए, कोई भी जो क्रॉप का कल्टीवेशन हो रहा है तो वहाँ पे फर्टिलाइजर्स, उर्वरक का यूज़ किया जाता है ताकि प्लांट की ग्रोथ वहाँ पे तेज़ हो, आपको ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन मिले, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहे।
लेकिन फर्टिलाइज़र एक तरह का एक्सपेंसिव कॉस्टली इनपुट है, काफ़ी ज़्यादा महंगा ये होता है, और इसलिए सरकार के द्वारा यहाँ पे सब्सिडी दी जाती है कि फार्मर्स इसको अफोर्ड कर सकें और इन सब चीज़ों को अपना ये कल्टीवेशन कर सके, ताकि फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर होगी। तो फर्टिलाइज़र पे अगर हम सब्सिडी देखें तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रह रही है। फर्टिलाइजर सब्सिडीज स्टैंड अराउंड 8% ऑफ टोटल एग्रीकल्चरल जीडीपी, और यहाँ पे रेस्पॉन्स रेशो कम आ रहा है, जो कि एक वाकई में चिंताजनक स्थिति है। रेस्पॉन्स रेशो का मतलब, मान लीजिए आप जितना फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे थे तो आपको एक्स प्रोडक्शन मिल रहा था, अब यही एक्स प्रोडक्शन पाने के लिए आपको ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना पड़ रहा है। फाइन, तो आपको सेम प्रोडक्टिविटी लेने के लिए आपको फर्टिलाइज़र का यूज़ बढ़ाना पड़ रहा है, और फर्टिलाइज़र का यूज़ बढ़ रहा है मतलब पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी आपका बढ़ रहा है, और फार्मर को तो कॉस्ट बढ़ गया, उनकी प्रॉफिट डेफिनेटली कम होगा, और सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। हम देखेंगे इस समस्या को ग्रीन रिवॉल्यूशन से, वहाँ से इसको थोड़ा ट्रेस कर सकते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति जो हुई, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में ये था, आप देखेंगे मिड 60s से ये स्टार्ट होता है, और यहाँ से आप देखोगे प्रोडक्शन, जो फूड ग्रेन्स है, स्पेशली वीट है, राइस है, इन सब का फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ता है। लेटेस्ट से 250 to 300% एकदम से इंक्रीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि हमने हाई यील्डिंग वेराइटी यूज़ की, फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया, ये सब चीज़ें। लेकिन अब यहाँ पे सरकार की तरफ से फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी भी दी गई, क्योंकि वो कॉस्टली थे, अदरवाइज़ फार्मर्स उनको अफोर्ड नहीं कर पाते। और हम देखेंगे कि यहाँ पे सरकार जो फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी दे रही है, तो उसके अंदर यूरिया का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन द यूरिया। हम देख रहे हैं दूसरे फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत है, लेकिन फार्मर्स जो है यूरिया का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं। या फिर हम देखते हैं अभी रिसेंट में इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ हो रहा है फर्टिलाइजर्स का। इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ का मतलब है कि आपको यूरिया की इतनी ज़रूरत नहीं है, फिर भी वहाँ पे यूरिया का यूज़ हो रहा है, जबकि दूसरे जो फर्टिलाइजर्स हैं या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी ज़रूरत है, वो आप नहीं दे रहे हो। तो इसमें एक्सेसिव यूज़ में क्या होगा, या इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स में क्या होगा कि आप जो है सॉइल की जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो कम हो जाएगी, ओवरऑल इकोलॉजी को भी नुकसान यहाँ पे पहुँच रहा है, सॉइल की फर्टिलिटी डिक्लाइन हो रही है, ये सब चीज़ें। इसका रीज़न ये है कि कुछ जो उर्वरक हैं या फर्टिलाइज़र हैं वो सस्ते मिल रहे हैं, तो फार्मर्स उनको यूज़ कर रहे हैं, ये भी एक रीज़न यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। डाइवर्जन किया जा रहा है सब्सिडीज़ का फर्टिलाइजर टू नॉन एग्रीकल्चर यूज़ के अंदर, लो यूज़ ऑफ कंपोस्ट और मैन्योर, जो ऑर्गेनिक खाद है उसका यूज़ बहुत कम हो गया है, और पूरी तरह से हम केमिकल फर्टिलाइजर्स पे डिपेंडेंट हो गए हैं। कुछ यहाँ पे अगर सॉल्यूशन की हम बात करें तो सबसे पहले बात हो रही है कि बैलेंस यूज़ किया जाए, एक पर्टिकुलर जो रेशो है 4:2:1 NPK का, तो उसके लिए हम जा सकते हैं समथिंग लाइक दिस। ये एक स्टैंडर्ड यहाँ पे सेट किया जाए, फार्मर्स को इसके बारे में अवेयर किया जाए। हालांकि सरकार की तरफ से यहाँ पे सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम चलाई गई है, लेकिन इतने बेनिफिट अभी तक हमें इस पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। इससे डेफिनेटली अवेयरनेस भी बढ़ी है, फार्मर्स के लिए काफ़ी चीज़ें ईजी हुई है, बट स्टिल वी नीड मोर एंगेजमेंट फ्रॉम द पीपल। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के यूज़ को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं, देखो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डिपेंडेंस है केवल कुछ फर्टिलाइजर्स पे। जैसे आपने यूरिया पे एक्सेसिव डिपेंडेंस रख दिया, फाइन, या फिर DAP है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपकी डिपेंडेंस है, लेकिन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका भी तो हमें यूज़ करने की ज़रूरत है। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जो केमिकल फर्टिलाइज़र हम यूज़ कर रहे हैं वो हो गया, कुछ बायोलॉजिकल या बायो फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक जो मैनोर है, खाद है, कंपोस्ट हो गया, वर्मी कंपोस्ट, एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे बना दें और उसको हम यूज़ कर सकते हैं। रीजनल डिस्पैरिटी को इंश्योर किया जाए, कुछ एरिया हैं जहाँ पे बहुत अच्छा यूज़ हो रहा है फर्टिलाइजर्स का, प्रोडक्टिविटी भी अच्छी है, कुछ एरियाज़ में नहीं के बराबर यूज़ है, तो लोगों को बताया जाए, अवेयर किया जाए, और डेफिनेटली अगर फर्टिलाइज़र का यूज़ बढ़ता है इट विल हेल्प अ लॉट। सरकार की तरफ से सब्सिडी जो है इसको रैशनलाइज किया गया है, और यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि जितनी भी सब्सिडीज़ हैं डिस्पर्स थ्रू द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। देखो इसमें होता क्या है, सरकार जो है, जो फर्टिलाइज़र जो कंपनियां हैं, काफ़ी सारे फर्टिलाइजर्स हम इंपोर्ट करते हैं, और फर्टिलाइज़र जो कंपनियां हैं उनको यहाँ पे सब्सिडी ट्रांसफ़र करती है। तो पहले क्या होता था, जो भी फर्टिलाइज़र है कंपनी की तरफ से यहाँ पे भेज दिया गया, शॉप के ऊपर जो भी फर्टिलाइज़र है वहाँ से कंपनी की तरफ से रिलीज कर दिया गया, तो कंपनी को सब्सिडी ये भेज दी जाती थी, और उसमें देखा जाता था बहुत ज़्यादा करप्शन के केसेस हैं, लीकेज हो रहा है ना, ये सब चीज़ें। अब क्या होता है, जो भी फार्मर है जिसको बेनिफिट डेफिनेटली दिया गया है, जो एलिजिबल है, वो इस शॉप पे जाएगा, अपना बायोमेट्रिक और वो सब वेरिफिकेशन होगा, और फिर इस शॉप से जब फार्मर को ये भेज दिया जाएगा फर्टिलाइज़र, उसके बाद यहाँ पे कंपनी को ये रिलीज की जाएगी।
ये कुछ इनोवेशन है या फिर आप कहिए गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस हैं जिनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है, जो कि अच्छी चीज़ है। यूरिया को हम देखते हैं तो देखो यूरिया मिल रहा है सस्ता। अब यूरिया का यूज़ होता है कार्डबोर्ड इंडस्ट्री में, यूरिया का यूज़ होता है कैटल फीड के अंदर, तो हर जगह पे ये यूरिया जो खाद के लिए दिया गया है, फर्टिलाइज़र के लिए, इसका डाइवर्जन हो रहा था। तो सरकार ने ये जो यूरिया है इसको नीम कोट कर दिया, नीम कोटेड यूरिया दिया जा रहा है, ताकि इसको अलग इंडस्ट्रीज और जगह पे यूज़ नहीं किया जा सकते, केवल खाद के रूप में यूज़ किया जा सकता है। तो ये एक यहाँ पे किया गया है और इसी के अंतर्गत नई यूरिया पॉलिसी और ये लाई गई है। यूरिया के अलावा जितने भी जो और हैं, देखो इसके अंदर सब्सिडी थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं। यूरिया में जो सब्सिडी अभी सरकार दे रही है, उसमें सरकार कहती है कंपनियों को कि आप एमआरपी को फिक्स रखें, एमआरपी को आप फिक्स रखिए और जो भी आप एक्स्ट्रा आपका बढ़ रहा है पैसा वो हम आपको पे कर देंगे। जबकि जो दूसरा केसेस है उसके अंदर जो और जितने फर्टिलाइजर्स हैं, है ना, डीएपी हो गया या जो भी फॉस्फेट पोटाश के लिए फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं, या सल्फ़र हो गया, तो ये जो फर्टिलाइजर्स हैं यहाँ पे गवर्नमेंट ने न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत इनको ले लिया है। यहाँ पे पर टन जो न्यूट्रिएंट आपका होगा उस पर सरकार फिक्स सब्सिडी दे रही है। यहाँ तो क्या होगा, सरकार एमआरपी फिक्स कर रखा है और सब्सिडी वेरी करेगा। क्यों? क्योंकि जब कंपनियों को ज़्यादा कॉस्ट पड़ रही है, कंपनियां कहेंगी अब हमें ज़्यादा कॉस्ट पड़ रही है, आप हमें एमआरपी बढ़ाने नहीं दे रहे हो, तो हमें अब सब्सिडी आपको, मतलब हमारे को ये ज़्यादा पैसा आपको देना होगा। लेट अस से कि फर्टिलाइज़र का अभी 100 रुपये चल रहा है, कंपनियां कहती हैं कि नहीं, अब हमें जो है सरकार ने फिक्स कर दिया कि आपको 80 रुपीज़ ही देना है, 80 रुपीज़ पे ही देना है। कंपनियां कह रही हैं हमें 100 रुपये पड़ रहा है, सरकार कहेगी चलो 20 रुपये हम आपको देते हैं। फिर जैसे जैसे फर्टिलाइज़र की कॉस्ट बढ़ेगी, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं, बेलारूस, यूक्रेन, इस रीजन से भी हैं, तो अब वहाँ पे फर्टिलाइज़र की प्राइस बढ़ रही है बिकॉज ऑफ वॉर एंड ऑल। अगर ये 100 रुपये से 120 रुपये होता है और सरकार ने कह दिया 80 रुपये से ऊपर नहीं जा सकते, तो कंपनियां कहेंगी अब पहले हमें 20 रुपये दे रहे थे, अब 40 रुपये देने पड़ेंगे आपको। तो ये क्या है, ये वेरी कर रहा है। यहाँ एमआरपी फिक्स कर दी, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो सब्सिडी जा रही है वो वेरी कर रही है यूरिया के केस में। लेकिन जो अदर फर्टिलाइजर्स हैं वहाँ पे ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट ने सब्सिडी को फिक्स कर दिया कि उसमें न्यूट्रिएंट कंपोनेंट कितना है, उसके हिसाब से पर टन पे हम आपको सब्सिडी दे देंगे। यह है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, जिसके अंदर जो और दूसरे फर्टिलाइजर्स हैं, डीएपी वगैरह, ये सब आ रहे हैं, डायमोनियम फॉस्फेट एक्सेट्रा। तो ये सब रिफॉर्म्स इस तरह से सरकार ने किए हैं। और ये जो फर्टिलाइजर सब्सिडी का टॉपिक है, ये करंट में भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है और इसको अच्छे से पढ़िएगा। वैसे एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया है स्टैटिक पोर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्रीकल्चर क्रेडिट की बात करें, देखिए क्रेडिट जो है उस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर, जैसे यहाँ एग्रीकल्चर में पैसे की रिक्वायरमेंट, कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। अगर किसी भी सेक्टर की हमें ग्रोथ को इंश्योर करना है तो उसके अंदर डेफिनेटली पैसे की ज़रूरत तो होगी। अगर वहाँ पे रिक्वायर्ड कैपिटल नहीं आ पाएगा तो फिर वो सेक्टर स्टार्व करेगा, वो आगे ग्रो नहीं कर पाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज़ करने के लिए, यहाँ पे जो है क्रेडिट, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट अवेलेबल कराने की कोशिश की गई। मतलब एक तो होता है फॉर्मल क्रेडिट, यहाँ पे क्या है, जो भी बैंक हैं, कमर्शियल बैंक हो गया, रीजनल रूरल बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, उनके माध्यम से किसानों को मिल रहा है। इनफॉर्मल हो गया, जहाँ पे किसान किसी मनी लेंडर के पास और किसी से इस तरह से उधार ले रहे हैं। तो एग्रीकल्चर क्रेडिट के अंदर अगर हम देखते हैं तो प्री डोमिनेंस देखने को मिल रहा है। मतलब आज भी इनफॉर्मल सोर्सेज जो हैं क्रेडिट के, ये यहाँ पे लगभग 40% रिस्पॉन्सिबल है। 40% ऑफ द फंड फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज यहाँ पे मिल रहा है और हम चाहेंगे ये कम से कम हो। क्यों इनफॉर्मल सोर्सेज में दिक्कत है? मान लीजिए आप मनी लेंडर के पास गए तो वो एक तो आपसे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज करेगा, है ना, और काफ़ी एक्सप्लॉइटेटिव भी होता है, कई बार डेट ट्रैप में आप फंस जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होगी, बहुत ही एक्सप्लॉइटेटिव इंटरेस्ट रेट चार्ज की जाती हैं। तो ये वाला केसेस यहाँ पे आपके नहीं बनेंगे। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट अगर बैंकों से, आरआरबीज, कोऑपरेटिव बैंक, यहाँ से मिल रहा है। द रेशियो ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट टू एग्रीकल्चर जीडीपी, ये इंक्रीज़ हुआ है। आप देखोगे लगभग 10% से बढ़ के ये 45% पे आ गया, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके अंदर एक और इशू है, वो इशू ये है कि जो लॉन्ग टर्म क्रेडिट है एग्रीकल्चर में, या इन्वेस्टमेंट की जो क्रेडिट है, ये थोड़ा डिक्लाइन हो रहा है। और हालांकि अभी थोड़ा सा हमें इस पर पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिला है, स्पेशली एग्री टेक की अगर हम बात करें। एग्री टेक, जो टेक्नोलॉजी बेस्ड एग्रीकल्चरल स्टार्टअप्स हैं, उनके अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है। काफ़ी सारे जो युवा हैं, मतलब वो भी एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स के अंदर रुझान दिखा रहे हैं और ये एक सेक्टर है जो आगे हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ दे सकता है।
रीजनल डिस्पैरिटी भी यहाँ पे है, इसको भी सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्रीकल्चर क्रेडिट की अवेलेबिलिटी इंडिया के कुछ रीजन्स में अच्छी है, कुछ रीजन में लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसे ऐसे लोन भी मिलता है। तो ये थोड़ा देखना होगा कि इंटरेस्ट रेट जो ये वेरिएशन है इसको हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज पे आते हैं। देखिए एक्सटेंशन सर्विसेज का रोल क्या है और मतलब क्या है। एक्सटेंशन सर्विस मतलब हो गया एक तरह की एडवाइजरी सर्विस। मान लीजिए यहाँ पे सरकार ने प्रयास किया या कोई रिसर्च इंस्टीट्यूशन है और उसने कोई एक अच्छी हाई यील्डिंग वैरायटी जो है या कोई एग्रीकल्चर की नई एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्निक जिससे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, इनपुट कम होगा, ऐसा कुछ इन्होंने यहाँ पे निकाला रिसर्च के माध्यम से। अब ये हाई यील्डिंग वैरायटी निकाल ली या कोई एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस है आपने इन्वेंट की है। अब यहाँ पे आपने कर लिया, लेकिन किसानों को पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ है भी क्या, या फिर उनको बस ऊपर ऊपर से न्यूज़ आ रही है। अब उनको पता नहीं है कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है, क्या इनपुट देना है, नहीं करना, वो हैंड होल्डिंग सपोर्ट वहाँ पे नहीं है। तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज फार्मर्स को बताती हैं कि कैसे आप जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं इनको अडॉप्ट कर सकते हो, क्या आपको फ़ायदा होगा, क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, क्या आपको लेना चाहिए, मार्केट की इन्फॉर्मेशन, वो सारी चीज़ें जो कि फार्मर्स के लिए ज़रूरी है ना, उनकी इनकम को बढ़ा सकती है, वो सब एक्सटेंशन सर्विसेज के अंतर्गत आती हैं। जैसे आप देखेंगे किसान विकास केंद्र वगैरह हैं। अब इसके अंदर भी कुछ इशू चल रहे हैं। एक्सटेंशन जो सर्विसेज हैं इनको एफिशिएंट बनाने के लिए हम इनकी फंक्शनल ऑटोनॉमी को बढ़ा सकते हैं। हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, इसको थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाया जा सकता है, कोऑर्डिनेशन को इंक्रीज किया जा सकता है मल्टीपल लेवल पे। क्योंकि अगर एक्सटेंशन सर्विस, आज हम इंफॉर्मेशन एरा में रह रहे हैं, अगर एक्सटेंशन सर्विसेज को आप स्ट्रॉन्ग करोगे और इन्फॉर्मेशन फार्मर्स तक बहुत जल्दी रियल टाइम में भी पहुंचने लग जाएंगी, तो बहुत यहाँ पे बेनिफिट है। चाहे वो मार्केट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो या फिर कोई भी वेदर रिगार्डिंग, ये सब चीज़ें हो सकती है, किसी प्रैक्टिस के रिगार्डिंग ये हो सकता है। तो ये एक्सटेंशन सर्विसेज के बारे में ये कुछ इश्यूज़ हैं जिनको सॉर्ट आउट करके हम इनको और एफिशिएंट बना सकते हैं। दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग दिस टॉपिक। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम एनिमल रियरिंग की बात करेंगे। PDF सेशन का इस टेलीग्राम पे चैनल पे आपको मिलेगा, ये नाम डाल के आप सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा अकेडमी से आप जुड़ सकते हैं जो आपको दे रहा है 1 पॉइंट सॉल्यूशन फॉर योर कंप्लीट प्रिपरेशन। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज करिए, पुट द कोड RBLIVE to get maximum available discount and personal guidance. Similarly, you can go for आइकॉनिक, जहाँ पे कुछ एडेड एडवांटेज आपको दिए जा रहे हैं। आरंभ बैच 22 तारीख से भी चल रहा है, जिसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। IRMS सर्विसेज के लिए अलग से बैच है। केवल CSAT ज्वाइन करना चाह रहे हो या केवल टेस्ट सीरीज, वो ऑप्शंस भी हैं। 0% EMI ऑप्शन भी मिलता है। इंटरव्यू गाइडेंस के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म इज देयर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दिस इज ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। हैव ए ग्रेट डे।